नमस्कार साथियों। आज एकीकृत और समावेशी शिक्षा में अंतर पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आम तौर पर अभी मैंने महसूस किया कि जो शिक्षार्थी हैं वो एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा को पृथक पृथक परिभाषित करने के बावजूद भी व्यवहारिक रूप में पृथकता को एक साथ सकारात्मक रूप में संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, एकीकृत शिक्षा की परिभाषा दे रहे हैं, समावेशी शिक्षा की परिभाषा भी दे रहे हैं, पर जब व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो वो इन दोनों में पृथकता को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज ये विषय लेने का प्रयास किया कि देखते हैं, थोड़ा सा इसी पर गहन दृष्टिपात करें तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा, बहुत सहज है ये। जैसे अपन शाब्दिक तर्क से समझने का प्रयास करते हैं, एकीकृत शिक्षा है ना। एकीकृत मीन्स एक साथ या साथ में, तो जो चीज़ एक साथ हो या किसी के साथ में की जा रही हो उसे हम एकीकृत शिक्षा कह सकते हैं। और समावेशी शिक्षा, तो देखिए समावेशी को थोड़ा सा अपन शाब्दिक अर्थ लें कि समावेश करते हुए या जोड़ते हुए, मतलब अर्थ एक ही हुआ ना, किसी चीज़ को जोड़ते हैं इसका मतलब समावेश कर रहे हैं, है ना। समावेशित कर रहे हैं मतलब हम जोड़ रहे हैं। अब जोड़ रहे हैं इसका मतलब कि दो या दो से अधिक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए अलग कुछ तो पृथकता है या समानताएं भी हैं, पर दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं या कुछ भी, मतलब दो हमारे जो कारक हैं वो दो अलग अलग हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। उन्हें हमें एक साथ जोड़ना, एक दूसरे में समावेशित करते हुए और फिर आगे बढ़ना, ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो वो पृथकता जो है, चाहे शारीरिक पृथकता हो या चाहे मानसिक पृथकता हो, है ना, उन सबको एक साथ जोड़ते हुए एक दूसरे के साथ समावेशित करते हुए शिक्षा देने का जो प्रयास हम करते हैं उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब देखिए, हर पृथकता की कुछ अपनी आवश्यकताएं भी हुआ करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से कोई दिव्यांगता है, तो हर दिव्यांगता की अपनी एक आवश्यकता होती है। तो हम उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हुए अन्य जो सामान्य बालक हैं उनके साथ जब शिक्षण व्यवस्था करते हैं तो उन बालकों में कोई हीनता बोधक ग्रंथि या किसी किस्म के मनोविकार का जन्म नहीं हो पाता। और बस यही समावेशी शिक्षा है कि न्यूनता जनित या अधिकता जनित जो स्थितियां हैं उनको जब समावेश करके एक साथ सामान्य बालकों के साथ लिया जाता है तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब देखिए, जो समावेशी शिक्षा है किसी विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिव्यांगता, नेत्र बाधिता होना है, तो नेत्र बाधिता के लिए ब्रेल लिपि और उससे संबंधित अन्य व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है, वो विशेष शिक्षा के तहत आएगी, क्लियर। मगर यदि कुछ हम वो व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना हम समावेशी करके उसकी उस दिव्यांगता को, जो उसकी दृष्टि बाधिता है, उसकी आवश्यकताओं की आपूर्ति भी होती रहे और वो बालक सामान्य बालकों के साथ सामान्य रूप में पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का प्रयास कर पाए, तो उसके भीतर हीनता बोधक ग्रंथि का विकास नहीं होगा। वो भी अपने आप को एक स्वस्थ और सामान्य बालक ही महसूस कर पाएगा। तो ये क्या हुआ समावेशी शिक्षा? मतलब ये समाज में दिव्यांग और सामान्य बालकों के मध्य एक स्वस्थ और सामाजिक वातावरण निर्माण का प्रयास मात्र भी कहा जा सकता है, और इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं अच्छे से, है ना। क्योंकि
ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक दिव्यता वाले बालक भी सामान्य बालकों के साथ रहकर स्वयं को भी सहज और सामान्य ही महसूस करते हैं, जो कि सामाजिक एकीकरण को भी सुनिश्चित करता है। अब यहीं से जो हमारी पृथकता के जो अंतर वाली जो स्थितियाँ आती है कि हम समझ नहीं पाते, एकीकृत आया तो हमने फिर एकीकृत शिक्षा को समझ लिया है ना। एकीकरण सुनिश्चित हुआ समावेशी शिक्षा में भी, ठीक है। तो इसको आप समझने का प्रयास करिए कि एकीकरण तो हो रहा है, पर विभिन्न पृथकताओं का एकीकरण हो रहा है, उसे हमने समावेशी शिक्षा कहा है। सबको एक साथ समावेश करके हम शिक्षा दे रहे हैं कि सब सहज सामान्य स्वरूप में पढ़ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, बिना किसी मनोविकार के। अब देखिए, जो दूसरा हमने कहा था एकीकृत शिक्षा, देखिए सामान्य तौर पर कुछ बालकों में या सभी बालकों में कह दें कि कुछ कला और सौंदर्य के प्रति भी कुछ विशिष्ट अनुभूतियाँ होती हैं, सभी में हुआ करती हैं। किसी में किसी विशिष्ट कला के प्रति होती है, तो किसी में किसी अन्य विशिष्ट कला के प्रति एक सुग्राहिता होती है। वो उस संबंधित कला को अधिक सहज सुग्राही स्वरूप में स्वीकारता है और उसमें उसका मन लगता है, रुचि होने के कारण, ठीक है। पर हमारी जो औपचारिक शिक्षण व्यवस्था है, यदि उन विषयों में उसकी रुचि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन बालकों को पढ़ाना थोड़ा सा विकट हो जाया करता है। तो क्यों ना हम शिक्षण व्यवस्था, जो औपचारिक शिक्षण व्यवस्था है, उनके जो शिक्षण विषय हैं उनको बाल मन के अनुरूप एकीकृत रूप में कला समेकित अधिगम पर ध्यान दें और इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करें, तो बालक सहज ही रुचिपूर्वक अध्ययन अध्यापन में सहभागिता दर्शाने लगेंगे और इस तरह से हमारे शैक्षिक जो उद्देश्य हैं उनकी आपूर्ति भी सहजता से होने लगेगी। इसे हम कहते हैं एकीकृत शिक्षा या शिक्षा में एकीकृत दृष्टिकोण। मतलब पढ़ाना तो हमें वही है जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, पर पढ़ाने का जो प्रारूप है उसमें वो कला का समावेश भी जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसमें बच्चे की रुचि है। जैसे मान लीजिए नृत्य कला, काष्ठ कला, मूर्ति कला, नाट्य कला, लेखन कला या चित्रकारी, कुछ भी हो सकता है। उस कलात्मकता का स्वरूप नृत्य हो सकता है। तो हम क्या करें, उन चीज़ों को जो पाठ्यांश हम पढ़ाने वाले हैं, उस पाठ्यांश को उस कला के साथ जोड़ते हुए, एकीकृत करते हुए बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, तो बच्चा समझ भी नहीं पाएगा कि मुझे पढ़ाया जा रहा है। वो अपनी कला के प्रति जो अभिरुचि दर्शा रहा था, उसमें रुचि होने की वजह से वो उन शिक्षण बिंदुओं से जुड़ जाएगा, जो शिक्षण बिंदु हम अपनी औपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हुआ शिक्षा में एकीकृत दृष्टिकोण या एकीकृत शिक्षा भी इसे हम कह सकते हैं। तो देखिए, दोनों में पृथकताएं हैं, दोनों में समानताएं भी हैं और इसी वजह से अक्सर हमारे शिक्षार्थी इस विषय को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ करते हैं। अभी किसी शिक्षार्थी ने इस कंफ्यूजन को दर्शाया था, तो मैंने सोचा चलिए आज इसी पर बात करते हैं, विस्तार से नहीं पर एक अर्थ को समझने के लिए, इसकी पृथकता को समझने के लिए थोड़ा सा माइंड मेकअप किया और बस आज आपके सामने इस पाठ को रखा। उम्मीद है आप एकीकृत और समावेशी शिक्षा में जो पृथकता है उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अनूठे विषय पर जिसकी कि आपको ज़रूरत है। धन्यवाद।